हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं आगे सबएरेक्नोइड हेमरेज और इंट्राक्रैनियल हेमरेज। तो सबएरेक्नोइड हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? सेरिब्रल एन्यूरिज्म रप्चर। अगर सेरिब्रल एन्यूरिज्म रप्चर हो जाए तो क्या हो जाएगा? सबएरेक्नोइड हेमरेज। सबएरेक्नोइड हेमरेज का मतलब हेमरेज है, ब्लीडिंग है किसमें? सबएरेक्नोइड स्पेस में। और एक्चुअल सबएरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है? सीएसएफ होता है। अगर ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा? सीएसएफ के अंदर मिलेगी, सीएसएफ मिलेगी तो सीएसएफ का अमाउंट बढ़ेगा। अगर सीएसएफ का अमाउंट बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या हो जाएगी? हाइड्रोसिफेलस। क्या हो जाएगी कंडीशन? हाइड्रोसिफेलस। तो सबएरेक्नोइड हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो गया? सेरिब्रल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? बैलूनिंग ऑफ आर्टरी या फिर डायलेशन ऑफ आर्टरी हो जाती है और वीक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? ब्लड कहाँ मिल जाएगा? सीएसएफ में। सीएसएफ मिल जाएगा तो क्या? सीएसएफ का अमाउंट बढ़ जाएगा। कंडीशन क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस। अब इंट्राक्रैनियल हेमरेज का मतलब क्या हो गया? इनसाइड द ब्रेन, इनसाइड द क्रेनियम। तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ब्लीडिंग हो रही है कहाँ? इनसाइड द ब्रेन। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ब्लड वेसल का रप्चर। कोई ब्लड वेसल क्या हो गई? रप्चर हो गई। तो अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो क्या मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ब्लड वेसल रप्चर होना किसका? इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ब्लीडिंग का स्टार्ट हो गई इनसाइड द ब्रेन। ये हो गया सबएरेक्नोइड हेमरेज और इंट्राक्रैनियल हेमरेज। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्रेनियोटोमी। क्या पढ़ेंगे? क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी का मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल करना है अपन को किसका? क्रेनियम का। क्यों? विजुलाइज करना है ब्रेन के अंदर या फिर विजुलाइज करना है स्कल को। तो क्रेनियोटोमी हो गया। क्रेनियोटोमी के अंदर आपको चीजें याद रखनी। क्रेनियोटोमी की कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट है। क्या है कॉम्प्लिकेशन? क्या क्या है? तो कॉम्प्लिकेशन क्या है? फर्स्ट डायबिटिक इंसिपिडस। सेकंड है सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, SIADH। थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या है? पल्मोनरी इडीमा। देखो क्रेनियोटोमी के अंदर क्या करते हैं? सर्जिकल रिमूवल करना है क्रेनियम का। अगर क्रेनियम निकालेंगे तो क्या होगा? डायबिटिक इंसिपिडस और SIADH और पल्मोनरी इडीमा। ये कॉम्प्लिकेशन कैसे होती है? अगर मैं क्रेनियम निकाल रहा हूं या हो सकता है पैथोलॉजी हो उसके अंदर, उस पेशेंट में जिसकी क्रेनियोटोमी करी है, क्या हो कि हाइपोथैलेमस हो या पिट्यूटरी के अंदर कोई डिसफंक्शन हो, पहले ही पैथोलॉजी हो या फिर नहीं हो पैथोलॉजी पर क्रेनियोटोमी करते वक्त हो गई हो, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को डैमेज पहुंचा हो या वो हो गया हो, डिसफंक्शन हो गया। अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी डिसफंक्शन होगा तो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर डिसफंक्शन हो गया। अगर पोस्टीरियर डिसफंक्शन होगा तो क्या निकलता है वहां से? पोस्टीरियर एंड से क्या निकलता है पिट्यूटरी की? एक तो निकलता है ऑक्सीटोसिन और निकलता है वैसोप्रेसिन या फिर ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर वो नहीं निकलेगा, डिसफंक्शन होगा तो क्या बोलते हैं कंडीशन में? डायबिटिक इंसिपिडस। क्या हो जाता है? ADH कम हो जाता है। सेकंड, इस कंडीशन में क्या होगा? ADH कम हो जाता है। SIADH में क्या होता है? ADH ज्यादा हो जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ज्यादा हो जाता है। थर्ड कंडीशन पल्मोनरी एडिमा। देखो अगर ADH ज्यादा हो गया SIADH के अंदर, SIADH में ADH ज्यादा हो गया, क्या होता है इसमें? डाइल्यूशन हाइपोनेट्रियम हो जाता है। अगर डाइल्यूशन हाइपोनेट्रियम होगा तो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। अलग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? पल्मोनरी एडिमा। ये पल्मोनरी एडिमा क्या होता है? न्यूरोजेनिक टाइप का होता है, इसलिए क्या बोलते? न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ये हो गई 3 कॉम्प्लिकेशन हो गई इसकी। अब बात करते हैं वाइटल्स। इसके अंदर कैसे लेंगे? अगर क्रेनियोटोमी है पेशेंट को तो वाइटल साइंस कैसे? वाइटल साइंस कब कब लेते हैं? हाफ से 1 आवरली वाइटल साइंस लेते हैं। और रेंज ऑफ मोशन एक्सट्रीमिटीज का कब चेक करते हैं? 8 आवरली। ये 2 चीजें याद रखनी है। वाइटल्स हाफ से 1 आवरली, रेंज ऑफ मोशन 8 आवरली। नेक्स्ट, अगर ये इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्या होता है? क्रेनियोटोमी कर रहे हैं तो नॉर्मल फाइंडिंग क्या होती है? नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या है? पेरी ऑर्बिटल इडीमा। सेकंड चीज क्या है? इकाईमोसिस। देखो क्रेनियोटोमी कर रहा है तो क्रेनियोटोमी के अंदर क्या ब्लड वगैरह लीक करके जाएगा? कहां जाएगा? पेरी ऑर्बिटल स्पेस में, क्योंकि क्रेनियोटोमी में पोजीशन कौन सी देते हैं?
क्रेनियोटोमी करते हुए पोजीशन कौन सी, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन देंगे तो लीक करेगा, लीक कहाँ करेगा, स्पेस में, कैविटी के अंदर, पेरी ऑर्बिटल स्पेस में। अगर पेरी ऑर्बिटल स्पेस में ब्लड लीक करता है तो क्या होगा, पेरिफेरी में क्या हो जाएगा, इडीमा हो जाएगा। तो पेरी ऑर्बिटल मतलब स्पेस, इडीमा, पेरी ऑर्बिटल इडीमा। ठीक है, अगर हीमेटोमा बनेगा तो वो हीमेटोमा कौन सी, वही पेरी ऑर्बिटल स्पेस में रहेगा। तो अगर हीमेटोमा कलेक्ट होता है उस स्पेस में क्या बोले, इकाइमोसिस। इकाइमोसिस मतलब क्या होता है, ब्लैक आई। ठीक है, तो ये हो गए नॉर्मल, अगर क्रेनियोटोमी के वक्त में पेरी ऑर्बिटल इडीमा और इकाइमोसिस दो चीजें अगर होती है तो ये क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, इसको कंसिडर करना है नॉर्मल के अंदर। और एबनॉर्मल चीजें क्या होती है क्रेनियोटोमी के वक्त में, अगर लीक कर रहा है, लीकिंग हो रही है, ड्रेन हो रहा है, कितना ड्रेन फ्लूइड हो रहा है, कितना 30 से 50 ml से ज्यादा। अगर 30 से 50 ml से ज्यादा ड्रेनिंग हो रही है तो अपन को क्या करना है, कॉल करना है एससीपी को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करना है, डॉक्टर को कॉल करना है। ठीक है, ये हो गई एबनॉर्मल फाइंडिंग क्रेनियोटोमी की। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी की। क्या बात कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी की। स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी की, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी की। देखो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी मेनली कहां से होती है, जॉइंट से। जॉइंट का मतलब क्या हो गया, C5, C6, C7। सर्वाइकल हो गए C5, C6, C7। तो ये हो गया जॉइंट। सेकंड जॉइंट का है T12 पे, थोरेसिक पे बनेगा, T12 और L1 के बीच बनेगा, थोरेसिक एंड पे और L1 बिगनिंग पे। तो T12 और L1। तो यहां मोस्ट कॉमन कहां होगी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, C5, C6, C7, T12 और L1 पे। तो यहां चांसेस है सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, उसके बाद तो अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड याद रखने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड से क्या जाते हैं, सेंसरी। तो सेंसेशन जाते हैं, इसलिए सेंसरी पार्ट होता है पोस्टीरियर, और एंटीरियर पार्ट क्या होता है, मोटार। क्योंकि अगर मेरे पिन चुभती है तो पिन चुभने के सेंसेशन जाएंगे, चुभने के सेंसेशन कहां जाएंगे, पोस्टीरियर पार्ट से। और आएंगे कि पिन चुभ रही है, हटाऊं हाथ को, तो वो हटाऊं, वो मोटार वाले मसल वाले कहां से आएंगे, एंटीरियर पार्ट से। तो सेंसेशन पोस्टीरियर से क्या है, सेंसरी, एंटीरियर से मोटार। एक चीज ये। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, पेन, टेम्परेचर और लाइट टच। पेन, टेम्परेचर और लाइट टच के क्या होते हैं, कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, अगर पेन, टेम्परेचर, लाइट टच कहां इंजरी हुई तो उसके अपोजिट साइड लॉस होंगे। प्रोप्रियोसेप्शन, सेंस ऑफ पोजीशन, मतलब प्रोप्रियोसेप्शन मतलब सेंस ऑफ पोजीशन, वाइब्रेशन और डीप टच कहां होंगे, इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड, इंजरी के सेम साइड लॉस होंगे। ये दो चीज याद रखनी है पहले ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। पहले बात करते हैं अपन ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितने कितने टाइप है। ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या, फर्स्ट अपन को याद रखें, तीन चीज याद रखते हैं। देखो, एक होता है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। एक होता है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, एंटीरियर सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। एक होता है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम और एक होता है पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। एक सेंसरी मोटार लिख लेते हैं, सेंसरी मोटार, सेंसरी मोटार। ठीक है, अब सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर ये फर्स्ट क्या है, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम सेंटर में होना चाहिए, पर आगे थोड़ा क्या होता है, मोटार की तरफ होता है। तो मोटार की तरफ होगा तो क्या लॉस होगा, मोटार लॉस होगा, सेंसरी इंटैक्ट रहेंगे। मोटार फंक्शन क्या हो गया, लॉस, सेंसरी क्या होगा, इंटैक्ट। इसके अंदर कहां है, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में कहां मैंने इंजरी करी है, मोटार के अंदर, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर ऑफ कॉर्ड, एंटीरियर साइड। तो एंटीरियर में क्या थे, मोटार, तो मोटार क्या हो गए, लॉस। सेंसरी क्या हो गए, इंटैक्ट। पीछे नहीं है ना इंजरी, सेंसरी, तो पोस्टीरियर है ही नहीं इंजरी, तो पोस्टीरियर क्या हो गया, इंटैक्ट। अब ये क्या हो गया, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। पोस्टीरियर मतलब पीछे, पीछे की तरफ क्या बताया था, सेंसरी है, तो सेंसरी पीछे की तरफ है, तो सेंसरी क्या हो गए, लॉस। आगे कोई डैमेज है ही नहीं, एंटीरियर साइड, तो एंटीरियर साइड मतलब मोटार, तो मोटार क्या हो गए, इंटैक्ट। ठीक है, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में मोटार लॉस हो गए, सेंसरी इंटैक्ट। क्योंकि सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम मेनली क्या, आगे की तरफ इंजरी हुई तो मोटार की तरफ होती है। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में मोटार की तरफ होती है। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में एंटीरियर साइड ही होगी, एंटीरियर हमेशा मोटार होता है। और पोस्टीरियर साइड के अंदर, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर पोस्टीरियर साइड होगी। पोस्टीरियर कॉर्ड नाम से ही क्लियर है, पोस्टीरियर कॉर्ड मतलब पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड क्या है, सेंसरी, तो सेंसरी क्या, जिस साइड इंजरी उस साइड लॉस। पोस्टीरियर साइड इंजरी, पोस्टीरियर लॉस मतलब सेंसरी लॉस, और मोटार हो गए इंटैक्ट। ठीक है, अब तीन चीज, एक होता है ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम,
एक होता है कोनस मेडुलरिस, एक होता है क्वाडा इक्वाइना। ठीक है। ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम, ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम क्या होता है? यह हेमीसेक्शन होता है। हेमीसेक्शन मतलब हाफ कोड की स्पाइनल इंजरी हो गई, आधे सेक्शन के अंदर। आगे क्या था? यहाँ क्या है? मोटार, यहाँ क्या है? सेंसरी। इसका मतलब मोटार भी गए और सेंसरी भी गए। तो मोटार फंक्शन और प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, डीप टच, ये क्या हो गए? इप्सिलेटरल, है ना? इप्सिलेटरल बताया था, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, डीप टच, और साथ में मोटार, इप्सिलेटरल हो गए। और कॉन्ट्रालेटरल क्या होते हैं? लाइट टच, पेन और टेम्परेचर। पेन, टेम्परेचर, लाइट टच हमेशा क्या होते हैं? कॉन्ट्रालेटरल, मतलब अपोजिट, कोड इंजरी की अपोजिट साइड, कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है। तो ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम में क्या हो गया? मोटार फंक्शन, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, डीप टच, इप्सिलेटरल लॉस, सेम साइड, लाइट टच, पेन और टेम्परेचर क्या हो गए? कॉन्ट्रालेटरल लॉस। ये हो गया ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम। ठीक है। अब क्या बचा अपने पास? अब क्या है? कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस क्या होता है? कोनस मेडुलरिस एक फाइब्रस बैंड होता है। कहां पर? L1 पर। कहां होता है? L1 पर। क्या बोलते हैं? कोनस मेडुलरिस। तो कोनस मेडुलरिस का मतलब क्या हो गया? इंजरी कहां होगी? T11, T12 और L1, या मतलब लंबर रूट्स पे। और लंबर रूट्स पे इंजरी है तो क्या बोलेंगे? कोनस मेडुलरिस। तो कोनस मेडुलरिस लंबर रूट के अंदर क्या, ये लंबर रूट किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बाउल और ब्लैडर, बाउल, ब्लैडर और लोअर एक्सट्रीमिटी। देखो T12, T11, T12, L1, इसके ऊपर बाउल, ब्लैडर और लोअर एक्सट्रीमिटी, इसके नीचे L2, L3, L4, S1, S2, S3, S4, S5, कॉक्सिजल, ये सारा, ये मानो सैक्रल, सारे नर्व रूट सैक्रल वाले। तो उसमें क्या होगा? इंजरी से क्या? पिनाइल इरेक्शन, या फिर पिनाइल इरेक्शन हो गया, और एक क्या हो गया? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन। अगर इंजरी होगी सैक्रल रूट्स पे, पिनाइल इरेक्शन और मिक्चुरेशन इफेक्ट होंगे। लंबर रूट्स पे होगी तो बाउल, ब्लैडर और लोअर रिफ्लेक्स। कोनस मेडुलरिस कहां बताया था? फाइब्रस बैंड क्या होता है? L1 पे, L1 के ऊपर है। तो इंजरी कहां हो गई? लंबर रूट्स पे। तो क्या गए? बाउल, ब्लैडर, लोअर एक्सट्रीमिटी, रिफ्लेक्स। तो क्या गए? बाउल, ब्लैडर, लोअर एक्सट्रीमिटी, एयर रिफ्लेक्स। या किसमें होगा? कोनस मेडुलरिस में। क्वाडा इक्वाइना के अंदर, क्वाडा इक्वाइना में कहां जाएगी इंजरी? कहां हुई? लंबर रूट, एक हो गए लंबर रूट इन्वॉल्व हो गए, लंबर रूट और सैक्रल रूट्स, लंबर और सैक्रल रूट। तो लंबर के अंदर क्या है? बाउल, ब्लैडर और लोअर एक्सट्रीमिटी। तो इसमें बाउल, ब्लैडर और लोअर एक्सट्रीमिटी, ये क्या हो गया? एयर रिफ्लेक्सिया। किसके अंदर? क्वाडा इक्वाइना के अंदर। साथ साथ सैक्रल इन्वॉल्व होने से क्या हो गया? पिनाइल इरेक्शन और मिक्चुरेशन, ये दोनों रिफ्लेक्स भी लॉस हो गए। तो क्या क्या लॉस हो गए? कोनस मेडुलरिस में क्या लॉस हो गया? लंबर रूट इन्वॉल्व हुआ तो बाउल, ब्लैडर और लोअर एक्सट्रीमिटी, ये हो गए लॉस। इंटैक्ट क्या हो गया? मिक्चुरेशन और पिनाइल इरेक्शन, क्योंकि सैक्रल में था वो, तो सैक्रल इन्वॉल्व हुए ही नहीं थे। कोनस मेडुलरिस में L1 के ऊपर है, L1 के ऊपर मतलब बाउल, ब्लैडर और लोअर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व। क्वाडा इक्वाइना के अंदर क्या होता है? क्वाडा इक्वाइना के L1, उसके बाद में ऐसे निकलते हैं नर्व रूट्स। तो लंबर तो गए, साथ में क्या गया? सैक्रल भी गया। किसमें? क्वाडा इक्वाइना के अंदर। तो लंबर वाली चीज बाउल, ब्लैडर और लोअर एक्सट्रीमिटी, सैक्रल के अंदर पिनाइल इरेक्शन और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो दोनों बाउल, ब्लैडर और लोअर एक्सट्रीमिटी, ये हो गए लॉस। साथ साथ क्या हो गया? सैक्रल वाली चीज, सैक्रल मतलब पिनाइल इरेक्शन और मिक्चुरेशन।
पिनाइल इरेक्शन मैक्चुरेशन ये भी क्या हो गए लॉस। बाउल ब्लैडर लोअर एक्सट्रीमिटी एरेफ्लेक्सिया और पिनाइल इरेक्शन और मैक्चुरेशन ये हो गए लॉस। ठीक है, ये हो गया कॉनस मेडुलरिस जिसमें होते हैं लंबर नोड इन्वॉल्व, और क्वाडा इक्वाइना के अंदर लंबर साथ साथ क्या होते हैं सेक्टरल दोनों इन्वॉल्व। ठीक है, ये हो गया कॉनस मेडुलरिस और क्वाडा इक्वाइना। सब अपन बात करेंगे लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। उसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे सर्वाइकल, थोरेसिक से लंबर और सैक्रल। सर्वाइकल, थोरेसिक से लंबर और सैक्रल। सर्वाइकल के अंदर इंपॉर्टेंट है C1 से C8। तो सबके अंदर 2-2, 3-3 पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल की बात करते हैं। सर्वाइकल के अंदर इंपॉर्टेंट है, अगर इंजरी है C8 के ऊपर, इंजरी है सर्वाइकल 8 C8 के ऊपर तो क्या होगा क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया मतलब चारों लिम्ब के अंदर पैरालिसिस, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस टोटल, तो उसको क्वाड्रीप्लेजिया टेट्राप्लेजिया C8 के ऊपर है। अगर C4 के ऊपर है, C4 पे क्या होती है फ्रेनिक नर्व जाती है। फ्रेनिक नर्व क्या करती है डायफ्राम के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर C4 के ऊपर इंजरी है तो फैटल होगी, मतलब थ्रेटनिंग होगी, मोर चांसेस है कि डेथ के। तो C4 के ऊपर क्या होगी फैटल। C4 के ऊपर भी मेनली किसमें C2 और C3, अगर C2 और C3 पे तो फैटल होगी। ठीक है, अब C5 से क्या बचा C5 से C8। अगर C5 से C8 पे इंजरी है तो क्या होगा रेस्पिरेटरी रिजर्व कम हो जाएगा। क्योंकि ये मेनली C5 से C8 क्या होता है शोल्डर मूवमेंट के लिए होते हैं। शोल्डर मूवमेंट मतलब एक्सपांशन ऑफ लंग्स रिलेटेड है, एक्सपांशन ऑफ लंग्स। तो अगर लंग एक्सपांड नहीं होंगे तो क्या रिजर्व कम हो जाएगा। रिजर्व मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो रिजर्व वॉल्यूम कम हो जाएंगे। तो रेस्पिरेटरी रिजर्व कब कम होगा, इंजरी होगी C5 से C8 के बीच में। तो ये हो गए 3 पॉइंट इसके बारे में, सर्वाइकल के बारे में। ठीक है, सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट हो गए। अब थोरेसिक और लंबर T1 से L4। तो अपन को फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, अगर इंजरी है L4 के ऊपर तो क्या होगा पैराप्लेजिया का मतलब क्या हो गया लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर पैरालिसिस है, बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस है। तो क्या होगा पैराप्लेजिया। कब होगा इंजरी का होगी L4 के ऊपर और T1 से L4 के बीच, थोरेसिक से लंबर के बीच, तो क्या होगा पैराप्लेजिया। सेकंड, अगर इंजरी है कहां T6 के ऊपर इंजरी है तो क्या बोलेंगे ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का मतलब क्या हो गया, ऑटोनोमिक सिस्टम के डिसरिफ्लेक्सिया हो गया, मतलब डिस्टर्बेंस हो गया रिफ्लेक्स के अंदर। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट कम होगी। हार्ट रेट कम कैसे, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है हार्ट रेट कम होती है, बाकी सारे शॉक में हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है। तो एक चीज तो याद होगी अपन को कि हार्ट रेट तो कमी होगी, रेडी कार्डिया होगा। अब ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोनोमिक मतलब सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट है, तो क्या हुआ सिंपैथेटिक से बीपी बढ़ा हुआ होगा। तो ऐसे याद रखो कि बीपी बढ़ा हुआ है और हार्ट रेट कम है इसके अंदर, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। और ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कब होता है, जब स्पाइनल शॉक रिजोल्व हो जाता है। स्पाइनल शॉक रिजोल्व हो जाता है मतलब स्पाइनल शॉक ठीक हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है। इसके अंदर क्या होता है देखो दो चीजें, लोअर बिलो द लेवल ऑफ इंजरी और अबव द लेवल ऑफ इंजरी। बिलो द लेवल इंजरी के अंदर क्या होता है सिंपैथेटिक का काम होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। अबव द लेवल इंजरी पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, क्योंकि पेरिफेरल नर्व्स के अंदर क्या होता है सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स हो जाता है। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स होगा तो सिंपैथेटिक क्या करता है वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर ब्लड वेसल छोटी हो गई कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड फ्लो होगा ही नहीं। ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा एक्सट्रीमिटी क्या हो जाएगी पेल। तो बिलो द लेवल क्या हो जाएगा पेल हो जाएगी एक्सट्रीमिटीज। अबव द लेवल अगर इंजरी, अबव द लेवल क्या होगा ये सिंपैथेटिक, बिलो द लेवल सिंपैथेटिक है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट किस होता है बैरो रिसेप्टर वगैरह से होता है। तो बैरो रिसेप्टर वगैरह क्या करेंगे कंपनसेट करेंगे, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा पैरासिम्पैथेटिक आएगा। ऑटोनोमिक है ना, इन्वॉल्व क्या है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। अबव द लेवल क्या है पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स। अगर पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स है अबव द लेवल तो क्या होगा पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल को फैला देता है। ब्लड वेसल फैल जाती है तो ब्लड भरा हुआ होता है ब्लड वेसल के अंदर। अगर ब्लड वेसल के अंदर भरा हुआ है तो क्या बोलते हैं रेडिश, जहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है रेड होता है। रेड मतलब फ्लशिंग,
तो अबव द लेवल क्या होगा इंजरी, फ्लशिंग, फ्लशिंग, फ्लशिंग मतलब वेजोडाइलेशन की वजह से क्या हो गया, फ्लशिंग। तो अबव द लेवल पैरासिम्पैथेटिक था इसलिए फ्लशिंग हो गई, बिलो द लेवल सिंपैथेटिक था इसलिए क्या हो गया, पेल। और क्या होता है, पाइलो इरेक्शन भी होता है जिसमें ना गूजबम वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोनोमिक डिस्लेक्सिया के अंदर। दो चीज हो गई, थोरेसिक लंबर के अंदर L4 के ऊपर पैराप्लेजिया हो गया और T6 के ऊपर ऑटोनोमिक डिस्लेक्सिया हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सैक्रल की। सैक्रल के अंदर देखो तीन चीजें, S2, S3, S4, ठीक है। S2, S3, S4। अब क्या याद करना है, तीन चीजें इसके अंदर, S2, S3, आपको याद रखो S4। फर्स्ट चीज बिलो S2, S3, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, बिलो S2, S3, S2, S3 के नीचे फर्स्ट। सेकंड चीज अबोव S2, ये हो गई सेकंड, अबोव S2। अब पहले देखो S2, S3 कहां से काटा, नीचे से, फर्स्ट कब काटा, ऊपर से, सेकंड वापस यहीं से काट सकते हैं, पर यहां तो काटा हुआ है तो इसके थोड़ा ऊपर काटो, S3 कट गया, S3 कट गया, इसका मतलब थर्ड पे क्या काट दिया आपने, S3 पहले पे, बिलो S3, S2, S3 सेकंड पे, अबोव S2 थर्ड पे क्या काटा, S3 काट दिया, S3 काट गया, S3 कहां था S3, S2 और S4 के बीच, तो इन बिटवीन S2 और S4। तीन तरह की हो गई, क्या हो गया, S2, S3 के बिलो, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड अबोव S2, थर्ड क्या हो गई, S2 और S4 के बीच, मतलब S3, S2, S4 के बीच। तो ये हो गई तीन, किसमें, सैक्रल के अंदर, ठीक है। अब देखो सैक्रल पूरा ही पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, सैक्रल। अगर इंजरी फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा था अपने, S2 और S3 के नीचे, बिलो द S2, S3 अगर इंजरी है बिलो द S2, S3 तो क्या होगा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होगा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब क्या है, ब्लड कौन सा होगा, नौटंकी वाला ब्लैडर। नौटंकी वाला ब्लैडर मतलब भरा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा पर भी क्या नहीं होगा, खाली नहीं होगा। तो अगर ब्लैडर ऐसा है, भरेगा और खाली नहीं होगा, तो कौन सी हो गई, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया। कहां हो गई इंजरी, बिलो द S2, S3 हो गई। न्यूरोजेनिक ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा पर खाली नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या मानी थी अपन ने, अबोव द S2, S2 के ऊपर, अबोव द S2 हो गया, है ना। वापस थर्ड और पढ़ लो साथ में, अबोव द S2 हो गया। इसके अंदर क्या होता है, बिटवीन S2 और S4, बिटवीन S2 और S4 इंजरी क्या हो गई, S3 पे हो गई, बिटवीन S2 और S4 हो गई। इसके अंदर देखो पिनाइल इरेक्शन, एक होता है पिनाइल इरेक्शन हो गया, एक होता है इजैकुलेशन, इजैकुलेशन, पिनाइल इरेक्शन, इसमें भी पिनाइल इरेक्शन, एक होता है इजैकुलेशन, पिनाइल इरेक्शन, इजैकुलेशन, ठीक है। ये एक हो गया पिनाइल इरेक्शन, एक हो गया इजैकुलेशन। अब अबोव द S2 है, अबोव द S2 क्या होगा, पिनाइल इरेक्शन होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा। अगर S2 और S4 के बीच में तो क्या होगा, पिनाइल इरेक्शन नहीं होगा, ना ही क्या होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा। अगर अबोव है, S2 के अबोव, याद कैसे रखोगे, किसके अंदर इरेक्शन हो रहा है, किसमें इजैकुलेशन हो रहा है, अबोव S2 है। अबोव S2 है तो क्या, अबोव वाली चीज होगी, अबोव मतलब सुपरफिशियल चीजें होगी। सुपरफिशियल क्या होगा, इरेक्शन हो सकता है, पिनाइल इरेक्शन हो सकता है। अंदर इजैकुलेशन तो अंदर है, तो इजैकुलेशन नहीं होगा क्योंकि अबोव इंजरी है। तो पिनाइल इरेक्शन हो गया, इजैकुलेशन नहीं हुआ, ऐसे याद रख लो। और S2 S4 के बीच में तो इरेक्शन नहीं हुआ और इजैकुलेशन भी नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया सैक्रल के अंदर। ठीक है, ये हो गया सैक्रल के अंदर। अब क्या पढ़ेंगे अपन, अब पढ़ेंगे अपन स्पाइनल शॉक।